बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें तो कौमी असम्बली में आज का इजलास भी हंगामा खेज रहा। धुआंधार तकरीर हुई दोनों अतराफ से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में अपोजिशन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो आज की अपोजिशन है वो सियासतदानों से तो बातचीत के लिए तैयार नहीं, लेकिन दूसरी जगह पर पांव पड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकये पर माफी मांगकर आगे चला जाए और बातचीत से ही आगे का रास्ता निकल सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। वैसे भी आपके इल्म है कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला में ठनी हुई है। जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और हुकूमत ने जो केपीके हाउस है, जो गवर्नर ब्लॉक है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब के लिए मुख्तस, उसको ख़त्म कर दिया है और अब वहाँ पर वो दाखिला उनका वो नहीं जा सकते। अलबत्ता जो अरकान है कैबिनेट के और सूबाई असम्बली के मेंबरान वो वहाँ ठहर सकते हैं। अगरचे इस अमल को फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर हैं उन्होंने गैर आइनी करार दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो धुआंधार तकरीर थी उसका एक मुंतखब हिस्सा हम आपके सामने रखते हैं, फिर प्रोग्राम के इब्तिदाइयों को आगे बढ़ाते हैं। वो बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते, अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो तो इसलिए वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आइन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। जी, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर थी उसका मुंतखब हिस्सा सुना। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब की जो जमानत है वो आज मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो फैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज किया था वो आज सुनाया और 10 लाख मुचलकों के एवज उनकी जो जमानत है उस पर रिहाई का फैसला सामने। अब बानी चेयरमैन पीटीआई को इद्दत केस और साइफर केस का सामना है, तो एक बड़ा रिलीफ है चेयरमैन पीटीआई के लिए। इसके मुमकिन असरात पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरमीम केस है उस हवाले से बानी चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक पे उन्हें बुलाया गया है और उस हवाले से उनसे सवाल जवाब भी होगा। अगर इकनॉमिक फ्रंट की बात करें जो प्रोग्राम के हम दूसरे हिस्से में डिस्कस करने जाएंगे, वो एक ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स है 75,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुका है। IMF की मुज़ाकराती टीम यहाँ पर मौजूद है, उनके मुतलबात भी हैं और बड़े बहुत से मुतलबात जायज़ भी हैं कि जो टैक्स टू GDP रेशियो उसको बढ़ाया जाए और जो महसूलात और अखराजात में बढ़ता हुआ गैप है इसको कम करने के लिए जो महसूलात का हुजम है इसमें 1500 अरब का इजाफा या हदफ मुकर्रर किया जाए। वैसे भी 74% जो टैक्स है वो सैलरीड क्लास दे रही है, इस पर भी बात की जाएगी। और एक और अहम पेशरफ्त भी इकनॉमिक फ्रंट पे कि निजकारी के लिए पेश किए जाने वाले 25 सरकारी इदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश की गई है, जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो पॉलिटिकल पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हम आपको कराए देते हैं। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं।
मेंबर कौमी असम्बली हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI से आपका ताल्लुक है और सीनियर पॉलिटिशियन है। आपका बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। सलमा भट्ट साहिबा मेंबर पंजाब असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ लम्हों में हमें सैयदा शैला रज़ा साहिबा जो मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की, वो ज्वाइन करेंगी। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। रियाज फतियाना साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, आपने देखा आज उन्होंने गुफ्तगू की, PTI के भी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लीडरान भी तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा सियासतदानों से बातचीत करने से इनकारी है आपकी जमात और लीडरशिप, दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत। तो आप तो एक बड़े जेन्युइन किस्म के ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, आप समझते नहीं कि वक्त की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मुकालमा करें, डायलॉग करें, ग्रैंड डायलॉग? अनवर साहब, कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार नहीं किया मुज़ाकरात से। हम सियासी लोग हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी है। हमेशा पार्टी की तमाम लीडरशिप ने कहा है कि हम हर वक्त तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के लिए तैयार हैं। कभी भी हमने अना का मसला नहीं बनाया, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तान की सालमियत, आज़ादी, आइन की बालादस्ती, कानून की हाकमियत, इंसानी हकूक़, रूल ऑफ लॉ और मुस्तहकम जमहूरियत और आवाम की खुशहाली की बात करते हैं जी। इसके लिए हमें 2 कदम आगे बढ़ना पड़े तो हमने कभी इज्तनाब नहीं किया। दूसरा ये कि तो रुकावट क्या है फतियाना साहब? कोई रुकावट नहीं है। देखें, जिस तरीके से आज गुफ्तगू करने के बाद आप दावत देते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, तो ये तो बड़ा मज़का खेज तरीक़ाकार है। जब मैं एहतराम करता हूँ ख्वाजा आसफ साहब का और एहतराम करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब का, लेकिन अगर आप संजीदा हैं तो अपनी तर्ज़ अमल और गुफ्तगू को भी आपको संजीदा करना होगा। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन ये निश्चित इब्हाम तो कोई नहीं पाया जाता कि क्या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं या सियासी क़यादत से, क्योंकि दो रास्ते हैं ना। जैसे आप बात कर रहे हैं, आप एक डेमोक्रेट हैं, आप कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी से करेंगे, लेकिन हमारे मोहतरम दोस्त हैं, मैंने है शरियार अफरीदी साहब, वो कहते हैं DGIS है, आर्मी चीफ से करेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं हम जो ताकतवर हैं, बाख्तियार हैं, उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो दो व्यूज़ आते हैं ना PTI की तरफ से। कोई ऐसा इब्हाम नहीं है। अच्छा। हम पाकिस्तान की खातिर हर उस शख्स से बात करना चाहेंगे जिससे अवाम के मसाइल कम हो सकें, मुल्क मुस्तहकम हो सके, आइन और कानून की बालादस्ती हो सके, पाकिस्तान में जमहूरियत पनप सके, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, अवाम जो भूख, नंग, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस तरह स्मगलिंग, करप्शन और बाकी बुराइयों से और दिन दहाड़े कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू सब कुछ आप देख रहे हैं। इस अजाब से हम कौम को निकालना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई वर्केबल प्रपोज़ल हमारे सामने लेकर आएँ। निशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन और वक्त ज़ाया करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसमें तमाम मामलात पे खुल कर बात की जाए, उसमें कोई शरत शरायत न रखी जाए, उसमें आइन और कानून की खैर मशरूत बातचीत हो, और उसमें ख़ास तौर पर ये हमारी जो 9 फरवरी के मामलात हैं, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, 9 फरवरी को रिजल्ट्स चेंज हुए हैं, हमारी 60 अपीलें, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन के मामलात, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें इसमें हर्ज नहीं है। इकनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो ये सही बात है। तो सारी बातों पे जो ख़ास तौर पर हम ये चाहते हैं, ये मैं कोई गैर ज़रूरी हमारा मुतालबा नहीं है, ना कोई अनएथिकल है, कि जितने लोग गिरफ़्तार हैं पिछले 1 साल से, उसमें हमारे कायदे मोहतरम भी शामिल हैं और उसमें हमारी ख़वातीन और मर्द और बुजुर्ग जो जेलों में पड़े हुए हैं, उन सबको फिल फॉर बेल आउट किया जाए। उस पे हम आते हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का, उस पर भी मैं जवाब लूंगा आपसे। मैं चाहूँगा शैला रज़ा साहब आई हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। हमने आपका तारुफ करा दिया था। सलमा साहब, आपसे इजाज़त के साथ, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर के हवाले से रिएक्शन दिया है रियाज फतियाना साहब ने, उन्होंने कहा है कि बातचीत की दावत तो है, लेकिन जारहाना अंदाज में आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की, और ज़ाहिर बात है कुछ उसका हिस्सा हमने भी शेयर किया, इनकी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के, उनके मुताबिक इसका जवाब कल असम्बली में दिया जाएगा। और थोड़ा सा उन्होंने कहा कि उनको उनकी अल्फाज के चुनाव पे एतराज़ था। आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगी कि इस माहौल में बातचीत के लिए बड़ी, मैं तो समझता हूँ अच्छी गुफ्तगू बैलेंस की है फतियाना साहब ने, क्योंकि वर्केबल प्रपोजल्स आप लोग लेकर आए, फिर बातचीत हो सकेगी ना। देखिए, जहाँ तक फतियाना साहब की बात है, ये बहुत मुख्तलिफ शख्सियत के हामिल हैं। मुझे नहीं मालूम वहाँ पे ये किस तरह चल रहे हैं, ये तो सेकंड टर्म है इनकी। वो मैं वही कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। यकीनन के इसमें
یقیناً کہ بہت ساری ویسے چوتھی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ساتھ بہت سارے لوگوں کا چلنا جو ہے وہ بڑا ایک سرپرائزنگ ہوتا ہے۔ جی میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ صدر مملکت کا جو خطاب تھا، صدر ایک سیریمونیل پرسنالٹی ہوتے ہیں، اور ان کا جو خطاب تھا اس میں کیا مسئلہ تھا جو اس وقت ان کی پارٹی کا رویہ تھا؟ کیا وہ کسی پارٹی کو ہٹ کر رہے تھے؟ ایک روڈ میپ تھا جو کہ دیا جا رہا تھا، لیکن اس میں جو کچھ ہوا، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، دوسرے آپ کے پی ہاؤس میں ہمارے گورنر کا بلاک ختم کر دیتے کر رہے ہیں۔ یہ میں پوچھوں جو روزانہ اسپیچز ہو رہی ہیں، آپ اس میں نہ زرداری صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں، جو بات کریں میں غلط تو نہیں کہہ رہی جی ہوں، جی آپ بات کل کیجیے۔ کس طرح سے زرداری صاحب کے اوپر بات کی گئی، آپ ان کی اسپیچ کے پوائنٹس ڈسکس ہی نہیں کر رہے۔ ایک صدر کی جو اسپیچ ہوتی ہے اس روڈ میپ کو آپ اس کی امپلیمنٹیشن کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو وہ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی ایک نے جو بات کی ہو، کسی ایک نے صرف جو ہے ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں انہوں نے کہا، عمر ایوب صاحب، کہ یہ جو ہے نا کٹ اینڈ پیسٹ تھی اور میں اس کو ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ بھائی اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں تھی جو کٹ اینڈ پیسٹ ہو، اس میں ریکنسیلیشن کی دعوت ہے۔ کیا پروپوزل ہو سکتی ہے؟ دعوت تو ہو گئی نا، اب اس کو آگے کیسے فالو دیکھیں کیا اس جائے؟ میں یہی سوال یہ ہے بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے یہ بات کر سکتے ہیں، ہماری پارٹی اس پہ بلیو کرتی ہے ڈائلاگ پہ، اور ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے 126 کے ممبرز کے ساتھ پورے 5 سال کمپلیٹ کیے۔ لیکن بلاول صاحب جب کہتے ہیں آپ پاؤں پکڑتے ہیں تو پھر اس کے جواب دیکھیں تو یہ اس طرح ہی کرنا اسی شدت سے آئے گا کرنا پڑ رہا ہے نا کہ آپ کے ہاں سے زبان کیا آ رہی ہے، آپ tit کے for ہاں tat سے آپ سمجھتے زبان نہیں تو کبھی تو انسان کو رپلائی کرنا پڑتا ہے، اوکے اور یہ رپلائی کسی وقت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر جو آپ نے کہی بات، ہم بار بار آج نہیں بات کر رہے ہیں کہ ہم آج کوئی ان سے ہم مسئلے میں، جب یہ ٹریجری بینچز میں تھے، جب وزیر اعظم ان کے لیڈر تھے، اس وقت بھی کہا تھا کہ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت بھی کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں، اس وقت بھی یہی ساری باتیں ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی چور ڈاکو اختیارات ان کے پاس تھے، جن کے بل پاس کرنے کے لیے انہیں فون کرانے پڑتے تھے، جنہیں حاضری پوری کرنے کے لیے ان کو فون کرنا پڑتا تھا ممبرز کو۔ تو یہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو انہی سے بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے ان سے ہی بات کرنی ہے تو اسمبلی میں شور شرابہ ختم کریں، وہیں جا کے بیٹھ جائیں باہر۔ اوکے، اسٹے آن دس پوائنٹ کہ وہیں جا کے بیٹھ جائیں۔ اس پہ میں سلمہ بٹ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ریاض فتیانہ صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ورکیبل پروپوزلز ہوں۔ کل بھی ہمارے شو میں بیسٹر علی ظفر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں ایک ورکنگ انوائرمنٹ بھی ہونا چاہیے، چونکہ آپ پنجاب اسمبلی سے آپ کا تعلق ہے اور ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی وہاں گورنمنٹ ہے، مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت ملنی چاہیے۔ جو کیسز ہیں وہ تو آج ایسے اب ہم آگے جا کے ڈسکس کریں۔ 1 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں تو بانی چیئرمین کو ضمانت مل گئی، اور بھی کیسز ان کے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو جیسے یہ کہتے ہیں 9 مئی کے بعد جو خواتین ہیں جیلوں میں ہیں ان کو ان کی پروسیکیوشن یا اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، ایک گڈ ول جیسچر سامنے آئے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دے۔ آپ کیا کہیں گی سلمہ بٹ صاحبہ، کیسے پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ انوار بھائی۔ بالکل میں شیلا رضا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گی، جو شروع میں انہوں نے کہا کہ جو ریاض فتیانہ صاحب ہے، میں بصد احترام، مجھے تو ان کی گفتگو سن کے پہلے یہی نہیں یقین آ رہا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یا تو یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اور جو بھی انہوں نے بھی سیاق و سباق دیا اپنی بات چیت میں اور گفتگو کی، اس سے لگتا ہے کہ یہاں یہ بالکل بھی باخبر نہیں ہے پی ٹی آئی کی حرکتوں سے، ان کے عمل سے، ان کی سوچ سے، اور یہاں پہ یہ خود بھی اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اور جو کیونکہ جو جس پیراہے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک لگتا ہے کہ جیسے سیاسی اور جمہوری گفتگو کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں یہ انفرادی حیثیت میں۔ لیکن جہاں تک انہوں نے رویے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ورکیبل سچویشن بنائی جائے، تو ورکیبل سچویشن کون نہیں بنانے دیتا؟ ورکیبل سچویشن وہ نہیں بنانے دیتا جو معذرت کے ساتھ، اگر آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں تو جس دن
आसिफा भुट्टो साहिबा ने ओथ लिया कि इनकी क्या गुफ्तगू थी पीटीआई के लोगों की। मैं वहां तो नहीं थी, मैंने तो टेलीविजन में देखा और सुना, और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक थी। अभी शैला साहबा ने बताया कि सदर जब तकरीर कर रहे थे तब इनका क्या रवैया था, या उसके अलावा जब ये इक़्तिदार में थे तो तब जब ट्रेडी बेंचेस पे होते थे तब ये हाथ नहीं किसी से मिलाना चाहते थे, किसी के साथ बैठना नहीं चाहते थे, सियासी ताल्लुकात नहीं रखना चाहते थे। कौन सा ऐसा सियासी लीडर है जिसकी ये धज्जियां नहीं उड़ाते थे, नाम नहीं बदलते थे, चाहे वो मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, किसको बुरा भला इन्होंने नहीं बोला है। और चाहे बिलावल जरदारी साहब, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अक्रॉस बोर्ड आप ले लें। उसके बाद आप देखिए, आप अभी रिसेंटली केपी असेंबली में चले जाएं, वो जो खातून थी पीएमएलएन की, जिसके साथ इन्होंने इतनी नाजेबा जुबान किसने इस्तेमाल की सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो असेंबली होती है, फ्लोर ऑफ द हाउस होता है, वो सियासत का घर होता है, सियासतदानों का घर होता है, और वो हुकूमत चलाने के लिए बना सलमा होता है। साहब, कतक कलामी माज़रत, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, माजी का बैगेज है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात की ना, तो अब उसके लिए माजी से आगे निकल के जाना पड़ेगा ना। जी आगे देखिए, मेरी बात सुने, आगे किसको जाना पड़ेगा? हम तो बार बार कहते हैं आगे चलते हैं, हम उनको और कैसे कहें? ये कहते हैं कि नहीं, हमने आगे नहीं जाना, हमने दाएं बाएं जाना है, आपके साथ नहीं जाना। अभी ये बार बार जो कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करना चाहती तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अच्छा, इनको ये बात समझ नहीं आ रही। इनका प्रॉब्लम ये है कि जहां कहीं भी इनकी विंडो खुलती है ना, ये उस विंडो को शट करने चले जाते हैं। जब तक ये अपने लिए खुली हुई एक रिलीफ की विंडो बंद ना कर ले, इनको सुकून नहीं मिलता। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट अगर इनसे बात नहीं करती, वो इनकी विंडो बंद। अच्छा, अगर सियासतदान इनके लिए मौका खोलते हैं, रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। भाई हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, हमें किस चीज का आपसे एनआरओ चाहिए? जब ये इक़्तिदार में थे तब भी हम एनआरओ मांगते थे, अगर हम चार्टर ऑफ वो इकोनॉमी की बात करते थे। अब अगर हम चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो ये अपनी खिड़कियां खुद बंद करते हैं, क्योंकि ये इस बात पे, मुझे नहीं पता ये चाहते क्या है, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि इनके तमाम रास्ते बंद हो जाएं, और फिर जब ये अपने लिए खुद हब्स पैदा कर लेते हैं, अपनी तमाम खिड़कियां बंद कर लेते हैं, फिर ये कहते हैं हाय हमारा दम घुट रहा है, हाय हमारा दम घुट रहा है। ये चीज इनको कौन समझाए? जी, ये फतियाना साहब, पहले तो दोनों हमारी मौजूद जो पैनलिस्ट हैं वो बार बार कह रही हैं आप पीटीआई की जो आपका तर्ज तकल्लुम है वो तो बड़ा मुख्तलिफ है, तो आप पीटीआई में सही प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। तो आज स्पीच थी ना, इनकी वजह से मुझे नहीं करने दी स्पीकर साहब ने, इन्होंने जल्दी से खत्म कर दी, उन्होंने कहा आप भी खत्म कर दो। ऐसा ही हुआ। तो फतियाना साहब बताएं, ये जो आप जो स्पिरिट है और रिकंसिलिएटरी टोन में बात करते हैं, जो कि मच अप्रिशिएटेड है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है? क्योंकि माजी से मैं समझता हूँ कोई हासिल असूल नहीं होगा, एक दूसरे से ब्लेम गेम से आगे बढ़ना है। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा शैला रज़ा साहिबा, माशाल्लाह बड़ी कामयाब डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली थी और बड़ी मैच्योर सियासतदान है। और सलमा भट्ट साहिबा की तो पहली दफ़ा गुफ्तगू सुनी है माशाल्लाह, तो होप्स हो के इनकी गुफ्तगू से आगे चल के इनकी उज़्मा बुखारी साहबा को ख़तरा पैदा हो जाएगा उनकी वजारत को। तो ये आप आपस में लड़ाई करा दीजिएगा और लाइटर में। जी, गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पर पीटीआई एक महज़ब जमात है ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कभी भी हमने कोई बेहुदा नाजेबा गुफ्तगू नहीं की। और बाकी हर पार्टी में थोड़े बहुत लोग होते हैं, जैसे आपने देखा मिजाज होते हैं, कुछ नरम मिजाज तो होते हैं, मजाज का फ़र्क होता है, गड्ढापुर साहब जैसे अल्टीमेटम पॉलिसी कोई ऐसी कभी भी तहरीक इंसाफ की खुदा न खासा किसी की बेइज्जती करना या किसी की तजलील करना नहीं होती। हम इज़्ज़तदार लोग हैं और इज़्ज़त करना चाहते हैं सभी का, और तवक्को रखते हैं कि इन रिटर्न हमारे कारकन से लेकर लीडर तक सब की इज़्ज़त की जाए। दूसरा ये देखें, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग और इमरान खान कायदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल में, इमीडिएटली इनकी फर्स्ट फेज़ में ज़मानतें कर दी। इमीडिएटली कैसे? जुडिशल ऑर्डर होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा कैसे? जैसे अब 190 मिलियन पाउंड केस में तो होगी ना ज़मानत। अगर सियासी दबाव ख़त्म हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें ज़मानतें नहीं देंगी। केसेस में है ही कुछ इस वक्त कोई दबाव कबूल करने के मूड में नहीं है। केस में अर्ज़ करूँ ना, इंशाल्लाह दबाव ऐसा अदालतें आज़ाद होती जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि किस केस में कितनी जान नहीं है। अगर जान होती तो एक साल में कुछ नज़र आता। तो मैं इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए। देखें, पहले पीडीएम फेज़ 1 था, उसके चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी ली, जो कुछ फरमा रहे हैं इनके बारे में। फिर पीडीएम फेज़ 2 आया, उसमें काकड़ साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली कि अगर मैं फार्म 47 की बात सुनाऊँ तो मुस्लिम लीग नून मुँह छुपाती फिरेगी। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं ना। अब पीडीएम फेज़ 3 आ गया है। वो कौन है?
ये जो भी हुकूमत चल रही है इनकी, नहीं 2 ही है ना। नहीं 3 हो गए ना। अच्छा वो तो केयर टेकर थी फतियाना वो साहब, पीडीएम 2 ही थी, वो पीडीएम का फोटो लेकिन स्टेट वो जो थी। उनका नुकता था भट्ट साहबा का कि आप लोग तमाम खिड़कियां क्यों बंद करें, एवेन्यूज क्यों क्लोज करते हैं? जनाब हमारी खिड़कियां छोड़ रोशनदान भी खुले हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, हमने दरवाजे खिड़कियां रोशनदान हमारे खुले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये समझते हैं, देखें हम चाहते हैं कि एक लिखा हुआ एजेंडा हम बैठते हैं, हम स्पीकर चैम्बर को इस्तेमाल करने को तैयार हैं। अच्छा। स्पीकर कस्टोडियन है पूरे हाउस का होता है। बिल्कुल। सरदार अयाज सादिक एक मैच्योर सियासतदान है, उनके ऑफिस चैम्बर में हम बैठने को तैयार हैं। आप दोनों तरफ से वफूद बैठ जाएंगे, खुल कर बातें करने को तैयार हैं। इसमें आइन और कानून की बालादस्ती है, तमाम गिरफ्तार जो कैदी सियासी कैदी हैं उनकी फिल फौर रहाई है, बजरिया बेल करें। बाद में जो मुकदमात 20-20, 25-25 मुकदमे एक बंदे पे किए हुए हैं, इस पर जुडिशल कमीशन बना दें। ओके। तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें, और जब अंदाज़ा ही हो जाए कि हम सारे लोग 99% बेगुनाह हैं तो उनको बाहर आना चाहिए। जेल से आज़ादी हासिल करना राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। सही। देखें आर्टिकल 10A आइन का कहता है फेयर ट्रायल कर कि फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए, तो फेयर ट्रायल तो हमारा राइट है ना जी। एक इसी नुक्ते पे मैं शैला रज़ा साहब, बड़ी साहिब सजेशन है कि वजीर जो स्पीकर नेशनल असम्बली के चैम्बर में आप लोग बैठ जाएं। वैसे भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं ना, और हमने देखा कि मामला तय भी पा जाते हैं। तो जो इन्होंने डिमांड्स रखी हैं, आप क्या कहेंगे? आप तो खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। देखिए मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने तो ये दुआ सिखाई है हमें कि जब दुआ मांगो तो कहो कि बेजुर्म जो असीर हैं अल्लाह ताला उनको रिहाई की खबर दे। जी जी। तो यहाँ पे मामला जो है वो ऐसा नहीं है, ये खुद कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद होती जा रही। इनके वक्त में तो जरदारी साहब की हेयरिंग सिंध में भी नहीं हो सकती थी, आपको याद होगा जी। खुर्शीद शाह साहब किस हालात में पड़े थे, किस किस के नाम लिए जाएं, फरियाल साहिबा किस हालात में थी, किस तरह से मरियम साहब, मतलब ये जो तरीक़ाकार था ना सियासत का कि अपने अपोनेंट को आप गिरफ्तार कर लें। 1990 में जब मैं अरेस्ट हुई थी उसके बाद से ख़वातीन अरेस्ट नहीं हो रही थी, इन्होंने आके फिर शुरू किया। तो जो उन्होंने अगर गलत रिवायत डाली तो उसको चलाना तो नहीं ना, खत्म करना है। इनकी गिरफ्तारियां हमारे दौर में नहीं हुई हैं। वो ताबीर आप लोगों से कर रहे हैं ना, नहीं, केयरटेकर वो गवर्नमेंट को। उनको ख्वाब आता है ना, ये वाले मसाइल हैं इनके, ये सारे ये मसाइल हैं इनके कि हमने किसकी तरफ उंगली करनी है। जिनकी तरफ करनी है उनसे नहीं, उनसे बातचीत करनी है इन्होंने। तो बात यह है कि देखिए आप स्पीकर चैम्बर को यूज किया जा सकता है। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि 44 साल बाद हमें इंसाफ मिला, भुट्टो साहब की, लेकिन मिला अदालत से ही। असेंबली में खड़े होकर हंगामा नहीं किया, अलबत्ता 44 साल असेंबली तो अगले को दिन इंतजार करना ना। नहीं की बात नहीं कर रही मैं ये कह रही हूँ कि आप रियलाइज कर रहे हैं कि अदालतें आज़ाद हो रही हैं और आज रिलीफ भी मिला है, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बात वही है कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे इख्तियार में है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने सही मुकदमात लड़ें सही तरीके से, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने जिस तरह से इद्दत वाले केस पे अपने ख्यालात का भी इजहार किया था वो एक बड़ी बात थी। अगर खुदा न खास्ता ये हमारे किसी के साथ होता तो बहुत इस पे बात की जाती। और मैं ये समझती हूँ कि अभी तक किसी ने इस हुकूमत में ये नहीं कहा है कि अब हमारा ज़माना है, ये जेल में रहेंगे और ये इनके एसी और ये क्यों लगा हुआ है, और ये भी अभी तक किसी ने नहीं कहा कि मैं इन्हें रुलाऊंगा। ठीक। तो हमारा इनकी हम 9 मई को निकाल तो नहीं सकते तारीख से, नहीं, बात है 9 मई जो कुछ तो हुआ है हकीकत उसकी है। वजह से जो लोग अंदर हैं, तो भाई मैं तो यही सुना है कि जियो फेंसिंग हुई है, सबकी वॉइस सुनाई जा रही है। फिर भी हम साहब कहते हैं जुडिशल कमीशन बन जाए। नहीं तो हम तो फिर भी ये चाह रहे हैं कि इनकी समाअत बार बार हो, इनके मुकदमात को लटकाया ना जाए। ये गलत बात होती है कि मुकदमात लटक रहे हैं और किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस डिले होता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। सलमा साहब आप क्या कहेंगी, क्योंकि ये नुक्ता दोबारा दोहराया था फतियाना साहब ने, जो खवातीन हैं जेलों में हैं और उनका सियासी कैदी का ये टर्म यूज कर रहे हैं, आपकी इस हवाले से क्या टेक है? ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं। हम लोग इनकी खुशकिस्मती है कि इनके मुखालफत में वो मैच्योर सियासी जमातें हैं जो प्रोसिक्यूशन पे तो यकीन रखती है लेकिन प्रोसिक्यूशन पे नहीं, और ये वो वाली सियासी जमातें हैं जो प्रोसिक्यूशन पे यकीन रखते हैं प्रोसिक्यूशन पे नहीं। और ये भी हाल ही की मिसालें गुज़श्ता 4-5 सालों की। और वो इनके सियासी हरीफ हैं
जो इनके हाथों प्रोसिक्यूट होकर निकले हैं पिछले 6-7 सालों में, और फिर भी वो ये बात करते हैं कि गलत केसेस नहीं होने चाहिए और इस तरह की हम लोग इसके हम भी जैसे शैला साहब ने कहा, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कि इनके लोग जेलों में और उनके ऊपर मुकदमे बने। आप जैसे 9 मई जो है उसको हम तारीख में से निकाल नहीं सकते, और वो जो जियो फेंसिंग हुई, वो जो शवाहिद हैं और वो जो इनके ऊपर केसेस हैं, देखिए उसकी, लेकिन आप नहीं समझती कि 9 मई अब 1 साल गुजर गया, फैसलों का पे आ जाना चाहिए, केसों का फैसला? 9 मई जो है उनके केसेस का फैसला हो जाना चाहिए था। अगर आप इसके बरक्स दुनिया में इसकी मिसालें देखें, आप कैपिटल हिल की मिसाल देखें, इसी तरह का वाकया हुआ, कैसे अगलों ने पूरी रात कोर्ट्स लगाकर और कैसे फटाफट फैसले किए और 30 साल 10 साल की सजाएं दी। आपने फ्रांस में देखा जब इस तरह की कोशिश हुई, उन्होंने 12-12 बजे रात को कोर्टें चलाई। और देखें स्टेट जो होती है, स्टेट ने अपनी रिट भी कायम करनी होती है, और स्टेट ने ये, क्योंकि स्टेट ने सबको तहफ्फुज़ मुहैया करना होता है अपने शहरियों को, और जब आप किसी मुल्क के अंदर ये ले जाते हैं कि आप किसी मुल्क का, जिसे कहते हैं नहीं, अमन तबाह कर दें, वहां पे तहफ्फुज़, शहरियों के तहफ्फुज़ को पामाल कर दें और स्टेट को यरगमाल बना लें, ये ऑफेंस बहुत बड़ा है। और ये ऑफेंस हमने इनको तरगीब नहीं दी थी, इनको किसी ने तरगीब नहीं दी थी। अगर ये इसमें मुलव्विस हैं और अगर इनकी वो अब तक जो कोर्ट में इनके आई थिंक केसेस जो चल रहे हैं, उनके यहाँ तो फैसले आ जाने चाहिए थे। अगर वो फैसले डिले हो रहे हैं तो उनको नहीं होना चाहिए, उनको जल्दी निपटाना चाहिए, और जो कसूरवार है उसको उसकी जगह सजा मिलनी चाहिए, जान तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये हकीकत इनके साथ जुड़ी हुई है। अब ये अगर, और दूसरी तरफ क्या है, जो अभी रियाज फतियाना साहब जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन की, अगर तो इनके जैसे मेच्योर लोग होते पीटीआई में तो ये शायद प्रोसेस शुरू हो चुका होता। लेकिन रियाज फतियाना साहब जो है ना, वो अपनी बात तो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें अगर अली अमीन गंडापुर जैसे शख्सियात हैं, उमर अयूब साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, या वो जो हैं, जो क्या है, वकील हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, मरवत साहब जो है, शेर अफजल मरवत। देखिए ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान, जिनका लीडर जो है खुदा ना खासा पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की बात करता था, अपनी पार्टी के 30 टुकड़े कराकर बैठे हैं ये, और हर टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़े के साथ इख्तलाफ में है, इख्तलाफ राय में है। आपस की कितनी इंटरनल जंग शुरू हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। इनकी पार्टी का कोई एक मौकफ नहीं है। हर शख्स उठता है, एक टोला उठता है, दूसरे टोले का मौकफ की तरदीद करता है, तीसरा उठता है चौथे की। मुझे नहीं पता कि रियाज फतियाना साहब ये बात टेलीविजन पर करके जाएंगे तो इनकी बाकी पार्टी इनकी गुफ्तगू पे 5 मिनट भी स्टैंड करेगी क्या? इस बात की कोई गारंटी है? क्यों सर? मुझे तो नहीं लगता गारंटी है। इतनी सुलझी गुफ्तगू और सोच का वो पार्टी साथ दे जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब रवैया पहले की जिनको जरूरत है वो पीटीआई है, क्योंकि अगर रिकॉन्सिलिएशन करनी है तो उसके लिए जमहूरी रवैया लाना होगा, उसके अंदर अपने अंदर सियासी कदरें पैदा करनी होंगी। आपको आइन को मानना होगा, किसी कानून को मानना होगा, किसी कोड ऑफ कंडक्ट को मानना होगा, कोई रूल, कोई तरीका, कोई वतीरा बनाना होगा, कोई दस्तूर होगा जिसके जरिए बातचीत होगी, कोई चार्टर होगा। इन सब चीजों में से ये किसी पर ना 5 मिनट कायम रहते हैं और ना ही गुंजाइश पैदा करते हैं। इन्होंने अपनी स्पेस अपनी इन हरकतों की वजह से खत्म की हुई है। सियासत इनको कब तक स्पेस देती रहे, मुल्क इनको कब तक स्पेस देता रहे, ये बार बार अपनी स्पेस खुद खत्म करते हैं। धड़ेबंदियों की तो बात की है, तो आप इस वजह से बताएगा। दूसरा 9 मई बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक है जो मैं समझाऊं इस गुफ्तगू से, कि 9 मई जो है जिसमें जो जलाओ घेराव के पुरतशद्दद वाक़यात हुए, वो एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। आपने डीजीआई एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी, उन्होंने कहा बातचीत नहीं हो सकती जब तक से आप लोग इंतशारी सियासत नहीं बदलेंगे। लेकिन अनवर साहब, पहले तो मैं सलमा भट्ट साहबा से गुजारिश करूँगा कि आप बेफिक्र हो जाएं। हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और पूरी पार्टी के मौक़िफ़ को बयान कर रहा हूँ। हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और पार्टी एक पॉलिसी बनाती है और कायदे मोहतरम इमरान खान की मशावरत इसमें शामिल होती है। दूसरा ये कि बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आते ही जो हशर नशर कर दिया है किसानों का, और आज किसान रो रहा है। 60% आबादी किसान की है, 45% मजदूर देहात में है और उसको बारदाना नहीं मिल रहा। पिज़्ज़ा जो है, फुल पिज़्ज़ा लेना तो वो 3000 रुपये का है, और जो 1 मन गंदम बेचें तो 2500-2600 रुपये की। इससे बड़ी बदकिस्मती। 3900 नहीं रखा रेट? हाँ जी, 3900 नहीं, वो कागजों में 3900। अच्छा, कागजों में खरीदारी बंद है। 1 बोरी नहीं खरीदी अभी तक।
पंजाब हुकूमत ने। ये मैं पूछता हूँ बट साहब से। और पास्को या उसको भी 1000 रुपया फी बोरी रिश्वत जब तक ना दें आपको बारदाना मिलता नहीं, बोरी नहीं मिलती। तीसरा ये तो ये मामला उठाया ना असेंबली में, ये उठाया है, सभी हमने उठाया है, शोर मचाया है, कई दफ़ा बात हुई है। मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने इस पे बहुत ज़्यादा बात की, सबने, रियाज साहब ने भी की। जी अच्छा, इस पे मैं गुजारिश ये करूँगा कि इस वक्त तो स्मगलिंग जोबन पर है। आप देखें ईरान से एक लंबी क्यू है जो तेल आ रहा है पाकिस्तान में। वहाँ से मैंने एक फ़िल्म देखी, ड्रोन से ज़रिए अपना सोलर पैनल पाकिस्तान में आ रहे हैं। और स्मगलिंग किसने बंद करनी है? वफाकी हुकूमत ने बंद करनी है। और जो आपकी खाद बाहर जा रही है, गंदम बाहर जा रही है, और फिर यूक्रेन की गंदम एक नाकस गंदम जंग ज़दा, जिसको यूरोप ने लेने से इनकार कर दिया। जानवरों के लिए भी उन्होंने कहा इस काबिल नहीं है। हमने बहुत बड़ा $1 के लिए हम लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं, और $1 अरब से ज़्यादा रकम हमने फेंक दी यूक्रेन के मामले में। इस मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 7-8 अप्रैल में भी ख़रीदारी हुई है, और इसमें मार्च में भी हुई है, और मई में भी हुई है। तो क्यों रोकी नहीं गई? ये पब्लिक इश्यूज़ है, ये पब्लिक इश्यूज़ हैं। उसके बाद ये है कि महंगाई लोगों की दस्तरस से बाहर है। तेल, पेट्रोल, बिजली के बिल। पेट्रोल के हवाले से तो सुना है कोई अच्छी खबर आ रही है 12 बजे के बाद। देखिए, मुझे नहीं मालूम इसका क्या होगा। वो इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है ना, तो बताया जा रहा है कि शायद मुतवक्किल है कि हुकूमत कमी। लेकिन आपकी बात ये सही कि ये इश्यूज है जिन पे बात हो, तो इस पे बात करें ना हमारे साथ। इसमें इकोनॉमिक असेंबली का इजलास इसलिए तो बुलाया जाता है, इसी पे बात करने के लिए बुलाया जाता है। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सियासी मामला हैं। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, और जब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो ये तरजीहात है इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, बेशमूल पीटीआई। ये तो सिर्फ एक ही तरजीह है मौजूदा हुकूमत की कि हमें उठा के जेल में कैसे डालना है, हमारे घरों को तोड़ना कैसे। पूरी पार्टी के वर्करों को क्यों नहीं हमें जलसे करने दिए जाते? ज़मीनी इलेक्शन हुआ है पंजाब में, इन्होंने 8 फरवरी वाली गलती नहीं की, 9 फरवरी को उन्होंने चेंज करने पर रिजल्ट 47 इन्होंने इस दफ़ा राज्य के जुर्लू फेरा है इलेक्शन डे पे। अच्छा, कैसे हो सकता है? ये तो पतियारा साहब आप माशाल्लाह जीत गए हैं, तो बस वो आप जीत गए, आप माशाल्लाह 8 फरवरी के ज़मीनी इलेक्शन में एक सीट भी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीते। ये मैं आपके आम नुकात है सलमा भट्ट साहब से, मैं किसान के हवाले से 2-4 सीटें हमें दे देते, शायद लोगों की जुबान बंद हो जाती, बिल्कुल ही सीटें ले गए। अच्छा, मैं शैला साहब आपको सलमा साहब किसान के हवाले से जो बात की है फतियाना साहब ने, आज मैडम कह रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की, अब इसका क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पास्को को कहा है कि 1.4 मिलियन टन से 1.8 मिलियन टन जो है वो गंदम सिक्योर की जाए। हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में किन खतूत पे सोच रही है? जी बिल्कुल, देखिए बिलाशुबा गंदम जो है वो पंजाब के अंदर इस दफा सरप्लस है और बम्पर क्रॉप है, और जो किसान है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसके पूरे साल की ये मेहनत होती है, और जिसकी गंदम के एक फैसले से किसान की पूरी मेहनत साल की मुतासिर होती है। इस चीज़ का हमें बड़ी अच्छी तरह अदराक भी है, और हम वो वाली हुकूमत नहीं है जो मसाइल आते हैं तो वो कभी किसी पर डालती है, कभी किसी पर डालती है, कभी चीनी एक्सपोर्ट करती है, फिर चीनी इंपोर्ट करती है और 50 रुपए वाली चीनी 150 रुपए की कर देती है, कभी गंदम एक्सपोर्ट करती है, फिर वो गंदम इंपोर्ट करती है और 33 रुपए वाला आटा 110 रुपए का कर देती है। हम वो हुकूमत नहीं है। देखिए, हमने ये बात, और देखिए पिछले माजी के दौर में ये जो इंटरिम सेटअप के टाइम में हुआ ये कि एक तो खाद की होर्डिंग हुई, खाद बहुत महंगी मिली किसान को, जो 1500 रुपए वाली बोरी थी वो 3500 रुपए की मिलती है। अच्छा, इतनी महंगी खाद हो जाने की वजह से, खाद की होर्डिंग की वजह से किसान को की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई, बिजली बहुत महंगी होगी। उसके अलावा ये था कि जब और दूसरा ये कि गंदम इंपोर्ट की गई, जबकि इंपोर्ट करके जो है कि गंदम स्टोरेज कर ली गई है, तो जिसकी वजह से आगे से हमारे अभी वो गंदम कंज्यूम नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से किसान की अब जो इस वक्त हम हुकूमत जो है, हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर पायदार और मुस्तकिल इकदाम उठाने का फैसला किया है। अच्छा। जिसमें एक तो ये किया जाएगा कि हम जो हुकूमत है वो इसकी खरीदारी से निकल जाए, इसको प्राइवेट कर दिया जाए, एक डायरेक्ट कर दिया जाए इसकी खरीदारी, जैसे दालों की है, चावल की है और अजनास की है। और दूसरी चीज ये है कि इस साल यकीनी बनाया जाएगा कि खाद की होर्डिंग नहीं होगी, खाद जो है वो कंट्रोल प्राइस पर मौसर आएगी, खाद में किसान को सब्सिडी दी जाएगी। पानी जो है, दूसरा बहुत बड़ा मसला, पानी जो है उसकी फराहमी और उसकी चोरी को रोका जाएगा, उसकी फराहमी टेल तक यकीनी बनाई जाएगी कि नीचे तक किसान को पानी मिले। तीसरी चीज ये है, बिजली को सस्ता किया जाएगा किसान के लिए, सोलराइज बिजली के ऊपर और सोलराइज ट्यूबवेल्स के ऊपर हम जाने की बात करें। हम इस तरह के इकदाम उठाना चाहते हैं
کہ جس میں کسان کی پروڈکشن کم ہو جائے. اور دوسری چیز اس کو پنجاب اسمبلی میں زیر بحث بھی لے کر ہے نا تاکہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو. ایک منٹ, ایک چیز اور ہے, انٹرنیشنل پرائس جو ہے گندم کی وہ 2400-2500 روپے ہے, اور جب ہم اس سے زیادہ جائیں گے تو اس کی وجہ سے ایکسپورٹ کرنے میں بھی دقت ہوگی کسان کو. لہٰذا ہمیں یہ بھی پالیسی شفٹ لانی پڑے گی کہ ہمیں اپنی گندم کی پرائس انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ مطابقت رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہت عام نکات اٹھائے تھے. اب میں آپ کی وجہ سے شیلا رضا صاحب, چونکہ انہوں نے کہا عوام کی چیزیں نجکاری کے حوالے سے, فتح صاحب موجود ہیں, 25 ادارے کی لسٹ جو ہے وہ دی گئی ہے قومی اسمبلی میں. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پی آئی اے بھی اس میں شامل ہے, پی آئی اے روزویلٹ بھی شامل ہے, ہماری جو پاور ڈسکوز ہیں ان کی بھی نجکاری شامل ہے, اسٹیٹ لائف انشورنس بھی ہے. اس پہ بھی میں چاہوں گا اپنا موقف ضرور دیجیے گا. اچھا, میں ایک بات کہوں گی کہ جب سے یہ سیشن اور اس سے پہلے بھی سیشن, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا دن گزرا ہو جس میں گندم کے اوپر بات نہ کی گئی ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے, بات یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بات نہیں ہو رہی. اچھا, بات ہوتی ہے, بات ہو رہی ہے, ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور اپوزیشن کو بھی ہم سے زیادہ موقع ملتا ہے. اس سے یہ انکار نہیں کریں گے کہ اپوزیشن کو موقع نہیں ملتا. اور میں نے کہا کہ آج چیئرمین نے بھی اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہر حال میں جو بھی گندم ہے آپ کسان سے خرید لیں. کسان, آپ پوائنٹ آؤٹ تو ضرور کریں, آپ کمیٹیوں کے چکر سے نکلیں. انہوں نے یہ کہا ہے کمیٹی کھیلنا بند کریں, فوراً آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون لوگ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کسان سے ساری گندم خرید لیں. پھر انہوں نے مثال دی محترمہ بینظیر بھٹو کی کہ آلو کی فصل پوری خرید لی تھی اور کہا تھا کہ چاہے میں انہیں سمندر میں پھینکوں لیکن میں اپنے کسانوں کے اوپر یہ وقت نہیں آنے دوں گی. تو یہ سلوشن ہے کہ بھئی آپ کو کسان سے لینا ہے, یہ نہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم وہ پھر کرے نہ بوئے نہ, پھر لینا پڑے گا آپ کو دوسرے سے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بہت اچھی بات ہے کہ خرید لیں ساری کی ساری. جیسے بیک بون جو ہے وہ ہماری زراعت ہے, تو زراعت کو تو یہ پوری پالیسیز دی جا رہی تھی. اور اب جو نجکاری بھی بتائے گا, اب جو نجکاری کی بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہمیں جانا چاہیے. اور خود آئی ایم ایف نے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو سراہا ہے, اور اورنگزیب صاحب نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو بہت سارے منصوبے ہیں جس میں اسپیشلی ہم کراچی پہ کام کر رہے ہیں. آج سے 4-4.5 سال پہلے ہم نے $802 ارب امریکن, ایشین, ورلڈ بینک اور آپ لوگ کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جانا چاہیے, پورے کراچی پہ کام شروع ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیگمنٹ. فتیانہ صاحب, جو سلمہ صاحبہ نے کہا کہ پرائیویٹ لوگ اگر اس کو امپورٹ کریں یا وہ, تو اس کانسیپٹ کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ ان کا پالیسی شفٹ آنی چاہیے, گندم نہ خریداری کرے, پرائیویٹ ذریعے سے خریداری ہو. دیکھیں, گورنمنٹ کا کنٹرول ہے اس سارے معاملے میں. گورنمنٹ کی اجازت سے گورنمنٹ سیکٹر نے امپورٹ کی ہے, تو وہ تو ایک سکینڈل ہے نا. اسکینڈل کی تحقیقات کیوں نہیں کی جاتی, کیوں نہیں لوگوں کو بے نقاب کیا جاتا؟ کمیٹی بنائی ہوئی ہے نا, کیبنٹ کمیٹی, کیبنٹ کی ابھی تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا. یہ رزلٹ آنا چاہیے, اس میں ایک ٹائم فریم دینا چاہیے, ایک ہفتے میں 10 دن میں. نہیں آتا, ان کے دور میں بھی جو بنی تھی کمیٹی وہ, تو اس کو فوری رزلٹ آنا چاہیے اور نکلنا چاہیے ان سے. اور آپ سمجھتے ہیں نجکاری بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, نجکاری کی یہ پالیسی انٹرنیشنلی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیڈ ناکارہ یونٹ بیچے جاتے ہیں, خسارے والے, پروفٹ والے یونٹ ریٹین اور روکے جاتے ہیں, بچائے جاتے ہیں. جب بھی یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ہمیشہ برعکس کیا ہے. پروفٹ یونٹ یہ خود آنے پونے خرید لیتے ہیں اور فرنٹ مین آگے کر کے, اور جو خسارے کے یونٹ وہ اسٹیٹ کے پاس رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا بھٹا بیٹھتا رہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ سلمہ صاحبہ انہوں نے کہا کہ جی جو خسارے والے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں, پروفٹ والے خود رکھا جاتا ہے, تو یہ اس میں پیراڈائم شفٹ آئے گا بقول فتیانہ صاحب کے. دیکھیں, میں فتیانہ صاحب کی بڑی احترام کرتی, بزرگ ہیں, بڑے ہیں مجھ سے بہت. بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی آئی اے کے ساتھ دیکھے کیا کیا اپنے دور میں. پی آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا, چلتی پی آئی اے کو. انہوں نے جو پائلٹس والا جو اسکیم کیا, غلام سرور صاحب کا ہوا بازی صاحب تھے, آپ کے سامنے انہوں نے کیا کیا. ریلوے کا انہوں نے کیا حشر کیا, چلتی ریلوے جو پروفیٹیبل ریلوے تھی. چلے اب تو آپ کو موقع مل گیا نا, میں آپ لوگوں کی حکومت آ گئی ہے تو آپ. جی ہماری حکومت آ گئی ہے, تو ہم جس دن کی حکومت آئی ہے اس کے اندر بہتری لے کر آ رہے ہیں. آپ معاشی میکرو انڈیکیٹر اٹھا کر دیکھ لیں, آپ اسٹاک ایکسچینج اٹھا کر دیکھ لیں, بلند ترین سطح پر چلی گی 2 مہینے کے اندر. ہماری حکومت آئی ہے تو 100 انڈیکس جو ہے وہ 75,000 کو کراس کر گیا. ہماری حکومت آئی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد بحال ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری حکومت آئی ہے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا. ہماری حکومت آئی تو انفلیشن جو ہے نا وہ صرف چند مہینوں میں 30% سے
23% पर आ गई है। अगले साल प्रोजेक्शन है कि 5 से 7% पर आ जाएगी। ये सलमा भट्ट साहब, आई अप्रिशिएट हमारी हुकूमत आई है तो आपको जब भी हमारी हुकूमत आती है इंडिकेटर्स आगे जाते नजर आते हैं, तरक्की करते नजर आते हैं, खुशहाली आती है। IMF के साथ जो टॉक्स हैं आज वो कामयाब हो रही हैं इंशाल्लाह। इस पे मेरे ख्याल में जो एक्सटर्नल अकाउंट्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, इकोनॉमिक एजेंडा है ना मैडम, हम इस पे एक और डिबेट भी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहबा, शैला रज़ा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया रियाज फताना साहब, हमेशा की तरह इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो, आपका बहुत शुक्रिया। और आज आपकी गुफ्तगू से दोनों पार्टिसिपेंट्स बहुत मरूब हैं मेरे समेत, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अब हम जो इकोनॉमी पे ज़रा खालिसतन गुफ्तगू करेंगे, जो पॉलिटिकल गुफ्तगू थी और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी वो डिस्कस की, डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। डॉक्टर खाका नजीब साहब माहिर मईशत हैं और इन्होंने वजारत ख़जाना के साथ भी सर्व किया। सर माज़रत आपके साथ थोड़ी सी देर से आ रहे हैं क्योंकि ज़रा सियासी बहस और सियासत में फिर इक्तिसादियात का तड़का लग जाए तो ज़रा तवील हो जाती है। डॉक्टर साहब बताइएगा, IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ नए अहदाफ भी रखे जा रहे हैं, मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, निचकारी की भी बात की जा रही है, क्या कहेंगे इस सारे प्रोसेस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, एक तो बात बिल्कुल आया है कि आपने IMF के साथ जब एंगेजमेंट की तो आपके रिजर्व्स 9 अरब डॉलर पे चले गए, आपकी इन्फ्लेशन 38 से इस वक्त 17 पे है और ये बदतदरीज कम हो रही है। मेरा ख्याल है अगले माह का जो डेटा आएगा, जो अप्रैल क्लोज करेंगे तो ये शायद ये जो मई क्लोज करेंगे तो ये शायद 15 पे भी आ जाए। आपका जो करंट अकाउंट है यानी कि बैरूनी खसारा, वो पहले अगर आप 9 माह लेंगे पिछले साल के तो 4.1 अरब डॉलर था। इस साल पहले 9 माह में जो इस वक्त फिस्कल ईयर चल रहा है वो 500 मिलियन डॉलर पे आ गया है। सो आपको एक स्टेबिलिटी सी जरूर दिखाई दे रही है, पर ये इकोनॉमी को स्लो करके, और शरह नमू अब तो सब अहदाफ यही कह रहे हैं 2-2.5% पे आ जाएगी, बट एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो ब्रॉड टर्म्स में है वो आ गई है। अब भी आपके पास इसलिए कोई चारा नहीं है फंड के बगैर, क्योंकि आपको अगले साल इस साल की तरह अगेन 22 से 24 अरब डॉलर चाहिए, जिनमें आपके फ्रेंडली कंट्रीज, मल्टीलैटरल पार्टनर्स, कमर्शियल और आपके बॉन्ड पेमेंट्स होते हैं, और वो IMF को साथ रखे बगैर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए IMF में दी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और ये कम से कम तकलीफ दे है और मैक्रो स्टेबिलिटी को सीमेंट कर देगा। जहां अभी खड़े हैं इसमें मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान में अब जो मिशन आए, चूंकि पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट कर दी हुई है फॉर्मली भी कि हम चाहते हैं मिशन एंगेजमेंट, पर वो अभी भी एक जिसे कहेंगे मिशन असेसमेंट पे हैं, जहां वो ये असेस कर रहे हैं कि हम जो इसके साथ प्रोग्राम एंगेजमेंट है उसमें कैसे मूव करेंगे। इसमें आपको मालूम है कि हमारे जो कलीदी मसाइल हैं वो सबको मालूम है। एक सबसे बड़ा मसला FBR की टैक्स कलेक्शन है। इस दफा 9,400 अरब का टारगेट है, लग नहीं रहा कि ये पूरा हो जाएगा, गिवन कि एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है, एक ट्रांजिशन टू अ न्यू गवर्नमेंट भी है, प्लस FBR में जो इस वक्त तब्दीलियां हुई हैं उससे आई थिंक कि थोड़ा सा एक डिसरप्शन सी भी है। सो अगले साल के टारगेट्स तय करने हैं, उसमें नई टैक्सेशन जो है वो मैं उम्मीद रखूंगा कि IMF भी केयरफुल हो, वो पर्सनल इनकम टैक्स पे ना हो बल्कि उन चीजों पे हो जो अंडर टैक्स्ड हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग पे ना हो, वो उन चीजों पे हो जहां पे टैक्स की पूरी कलेक्शन नहीं है, जहां टैक्स गैप्स हैं और टैक्स कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस हैं। ये अचीव करना है दोनों साइड्स ने। जितना ओनस IMF पे है उतना ही ओनस पाकिस्तान अथॉरिटीज पे है कि वो ये टारगेट, चाहे वो 11,000 बनता है अगले साल का, 11,500 बनता है, आई थिंक लगभग इतना ही बनेगा, वो अचीव इन मेजर से हो जो हमने आपके सामने रखे हैं। दूसरी बात ऑफ कोर्स कुछ एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म सामने आने चाहिए। फिर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मैं चाहता हूं डॉक्टर खाकान साहब, प्राइवेटाइजेशन की जो कौमी असेंबली में है उसमें जो 25 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको तरजीह बुनियादों पर उनकी निचकारी की बात की गई, आप समझते हैं सही शॉर्ट लिस्टिंग की गई है और प्रायोरिटी बेसिस पे अब इसकी निचकारी के अमल को तेज किया जाए? अनवार साहब, जब मैं हुकूमत में आया तो एक डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी जितनी गुफ्तगू होती है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। मैंने पहली एक किताब छापी 2011-12 के डेटे पे 2013 में, उसमें हमने ये बताया कि क्या नुकसानात हैं इस वक्त जो कि हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज कर रही हैं। उसकी जो अपडेटेड 2022 की रिपोर्ट है, मैं सिर्फ उन लोगों को कहता हूँ, पूरी कौम को ये प्रेशर डालना चाहिए कि यार हम नहीं चाहते कि 710 अरब रुपए का नुकसान टॉप 10 लॉस मेकिंग यूनिट्स करते हैं। NHA, डिस्कोस,
PIA اور ہماری ریلوے ملا کر, یہی ہے سب سے بڑا نقصان. سو ان سب کو تو آپ کو کچھ کو کارپوریٹائز کر کے NHA کو فار ایگزامپل, کچھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ریلوے میں لا کے, اور باقی سب کو آپ کو جان چھڑانی ہے. میں آسان مثال لوگوں کے لیے دیتا ہوں. ٹیلی کام سیکٹر پاکستان نے ڈی ریگولیٹ بھی کیا, پرائیویٹائز بھی کیا. میں نہیں کہتا کہ سب سے دنیا کی اچھی سروس ہوگی, پر آپ کو کسی نے آ کے کبھی یہ کہا ہے کہ میرا انٹرنیٹ بھی بڑا مہنگا ہے اور میرا موبائل کا بل بھی بہت آتا ہے, یہ کوئی آپ کو نہیں. پر گیس کا بل اور بجلی کا بل پورا پاکستان کمپلین کرتا ہے, اور یہ دونوں سٹیٹ رن منوپلیز ہیں جو کہ ہم پرفارمنس کی امپروومنٹ نہیں کر پاتے. میں آج بھی گزارش سننے میں ہے کہ IMF کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی قیمتوں میں اضافہ بھی کیا جائے. اب میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ you've interviewed me a lot, اور میں بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل گفتگو کرتا ہوں. پاکستان کی جو سٹیٹ رن ڈسکوز ہیں وہ ایک پٹیشن لے کے گئی ہیں نیپرا کے پاس. انہوں نے نیپرا کو یہ کہا ہے کہ ہمارا ٹیرف اس وقت 29 روپے شاید 70 پیسے ہے, اس میں تقریباً 7 روپے کا اضافہ ضروری ہے ہمارے اخراجات, کیپیسٹی پیمنٹ اور فیول پیمنٹس میٹ کرنے کے لیے. اگر نیپرا جو بھی الاؤ کرے گا 1 جولائی کو, IMF تب انٹر کرے گا اس میں اور آپ سے یہ معاہدہ کرے گا کہ یہ پاس آن کریں, یا 7 روپے میں سے اگر 3 روپے آپ نے سبسڈی کے مد میں دینے ہیں تو وہ بجٹ کریں. یہ ہے پورا اس وقت, دیٹس دی ٹرو پکچر. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. میں نمبرز 4000 ارب کی پٹیشن ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو عوام ہے اس کے لیے تو یہ بڑی بات ہوگی کہ یہ 25% اگر اضافہ ہماری ڈسکوز کے کہنے پہ ہوتا ہے اور IMF امپلیمنٹ کراتا ہے, تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز کو کیسے سنبھالنا ہے. یہ 1 جولائی تک ویٹ کرنا چاہیے. پہلے نیپرا کی جو ہماری آنی ہے ڈٹرمنیشن وہ آ جائے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. پر لائکلی یہی ہے جو آپ نے گفتگو سامنے رکھی ہے. اور سر یہ ٹورڈز دی اینڈ جو مارکیٹ ہے یہ بہت زبردست ٹرینڈ آ رہا ہے, یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے سبسٹینشلی اسپیکنگ؟ یہ سمبولک ہوتا ہے یا یہ ایک بیرومیٹر ہے کہ 75,000 کی جو نفسیاتی حد ہے وہ عبور کر گئی ہے؟ اس کا بھی اختصار سے بتائیے گا. میں اختصار سے اس کا بتا دوں, پر مجھے آپ نے 30 سیکنڈ ویٹ پہ دینے ہیں, بیکاز میں نے ویٹ پہ ریسرچ کر کے اس دفعہ کے سنڈے کے جو ہمارا نیوز اخبار ہے اس کا کی آرٹیکل جو تھا وہ میرا ہی ہے, اور میرے ساتھ چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل جو ایک سائنٹسٹ ہیں لاسٹ جو ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے مل کر ہم نے ایک پیپر لکھا ہے, تو میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. اسٹاک مارکیٹ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس وقت فورن بائنگ بھی ہے, لوکل بائنگ بھی ہے. مارکیٹ کے حصے بہت سستے ہو گئے تھے. IMF کی امید ہے کہ ہو جائے گا, سٹیبلائزیشن کنٹینیو کرے گی. یہ امید ہے کہ پالیسی ریٹ جو اس وقت ہے وہ بتدریج, میرے خیال میں یہ کھلے عام کہتا ہوں, اسٹیٹ بینک کو پالیسی ریٹ اپنی پچھلی میٹنگ میں 1 سے 2% گھٹا دینا چاہیے تھا, پر میں کبھی امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ پالیسی میٹنگ میں نیچے چلا جائے گا. ہمارے ریزلٹس بھی اچھے ہیں, اس لیے مارکیٹ جو ہے وہ ایک مومنٹم میں ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے, سو لوگ خرید رہے ہیں. اب میں آخر میں ویٹ پہ اس لیے کامنٹ کرنے جا رہا ہوں, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور ایک 5 سالہ حکومت کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ ویٹ کی مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کرے, پر سلولی کرے. ایک دم پل آؤٹ کرنے سے ایک ڈسٹربنس ہوئی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سے لائن لے کر کچھ بائنگ کریں, کچھ پاس کو بائنگ کرے. دیکھیں ویٹ کی سب سے بڑی جو اس وقت بائر تھی مارکیٹ میں وہ گورنمنٹ تھی. جیسے ہی اس نے وڈرا کیا ہے تو 3900 روپے کی قیمت ایک دم گر گئی ہے. سو اس قیمت کو تھوڑا واپس لانے کے لیے یہ تو شارٹ رن بات, پر ان دا میڈیم ٹرم مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کریں, منیمم سپورٹ پرائس کے چنگل سے نکلیں, اپنے ایسٹیمیٹس ٹھیک کریں تاکہ آپ کو ڈیٹا مائننگ سے پتا ہو کتنی ویٹ آ رہی ہے, کتنی منگوانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اپنی ییلڈز کو بہتر کریں تاکہ ایکسپورٹیبل سرپلس اگر بنتی ہے تو پاکستان جو ہے ہمیشہ اپنی پرائس کو ٹھیک ریگولیٹ کر سکے تاکہ بیچی بھی جا سکے اور لوکلی بھی رکھی جا سکے. اور یہ جی یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. میرے خیال میں آپ نے جو ہے اس تمام بات کا نچوڑ کر دیا کہ ڈی ریگولیٹ کریں اور ایسٹیمیٹس کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. ڈاکٹر نجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویورز آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے جو اقتصادی حقائق ہیں اور جو روڈ میپ ہے اور جو ہونے جا رہا ہے اس کا احاطہ کیا.
سو وی کیپ اور فنگر کراسڈ کہ اب ویٹ کے حوالے سے جو ان کی سجیشنز ہے ایوان اقتدار میں اس کی کتنی بازگشت ہوگی، اور امید ہے اس کو پالیسی فارمولیشن میں لایا جائے۔ سلمہ بٹ صاحب نے البتہ نے یہی بات کی ہے کہ ڈی ریگولیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جو ڈاکٹر خاقان نجیب نے کہا۔ یہ آج کا شو تھا، فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے اگلی نشست تک اجازت دیجیے۔ پروگرام سچ تو ٹیم کے ہمراہ اللہ نگہبان۔